discuss August 2015 paper. Question number 1. Single bar body is found in. Bar body का मतलब है there should be an extra X chromosome other than normal X. The answer is normal female. अब आप देखें कि नॉर्मल फीमेल में 2X क्रोमोसोम होते हैं. However, Turner syndrome में there is only 1X. For bar body, you need to have an extra X chromosome. So, the answer is normal female. Question number 2. Duration in which fetal pH returns to adult level. The answer is 1 hour. कुछ लोग इसको कहते हैं ये 1 minute में आती है. ऐसा नहीं है. pH 1 घंटे में नॉर्मल एडल्ट लेवल पे रिटर्न करती है. Question number 3. In diabetes, most common anomalies are. The answer is cardiovascular system. उन्होंने पूछा है most common. Diabetic patients में most common जो anomalies होती हैं वो CVS यानी cardiovascular system से related होती हैं. Question number 4. Most obstetrical hysterectomies are done for. The answer is uterine atony. ये सवाल बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने पढ़ा होगा कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मेटर्नल मोर्टेलिटी की क्या कॉज होती है. उसमें आप हेमरेज को या यूट्राइन एटोनी को आंसर करते हैं. पीपीएच का इंसिडेंस हमारे कंट्रीज में ज्यादा है. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पोस्टपार्टम हेमरेज क्यों होता है? यूट्राइन एटोनी की वजह से होता है. चूंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है इसीलिए पेशेंट की जान बचाने की खातिर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है. सो द आंसर इज यूट्राइन एटोनी. नॉट ऑल केसेस ऑफ प्लेसेंटा एक्रीटा एंड अप ऑन हिस्टेरेक्टमी. प्लेसेंटा एक्रीटा इतना कॉमनली प्रेजेंट नहीं करता और हर जगह प्लेसेंटा एक्रीटा की वजह से हिस्टेरेक्टमीज नहीं करते. खासतौर पे प्राइमी ग्रेविडाज या ग्रेविडा 2 पैरा 1 में वी ट्राई आवर बेस्ट टू कंजर्व यूट्रस. हाँ, इनक्रीटा के केस में हम जरूर हिस्टेरेक्टमी को फॉलो करते हैं क्योंकि इनक्रीटा में इन्वेजन हुई भी होती है. यूट्राइन सिरोजा तक प्लेसेंटा पहुंचा हुआ होता है. इवन ब्लैडर को भी उसने इन्वॉल्व किया हुआ होता है. सो इनक्रीटा के केस में हम हिस्टेरेक्टमी को जरूर फॉलो करते हैं बट नॉट ऑलवेज फॉर प्रीविया और एक्रीटा. सो द आंसर हियर इज यूट्राइन एटोनी. क्वेश्चन नंबर 5. सर्क्लाज इज इंडिकेटेड फॉर. अब देखें इसमें सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं. सर्वाइकल कोनाइजेशन में भी हम सर्कलाज को कंसिडर करते हैं. टीवीएस स्कैन पे अगर सर्वाइकल लेंथ कम आ रही है तब भी हम सर्कलाज करते हैं. रिकरेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस में भी और ट्रेकिलेक्टमी में भी. इफ मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट यू नीड टू चूज द बेस्ट वन. अब इसमें जो बेस्ट वन है वो ट्रेकिलेक्टमी है. व्हाई? बिकॉज ट्रेकिलेक्टमी में एक खास पोर्शन सर्विक्स का एम्प्यूटेट कर दिया जाता है. अगर एक ट्रेकिलेक्टमी वाले यूट्रस में प्रेगनेंसी ठहरेगी तो उसके मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होंगे अदर देन कि अगर टीवीएस स्कैन में सर्वाइकल लेंथ कम दी हुई है. सो कंपैरेटिवली ट्रेकिलेक्टमी वाला जो यूट्रस होगा चूंकि उसमें सर्विक्स की एम्प्यूटेशन हो जाती है सो उसमें मिसकैरेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. सो ट्रेकिलेक्टमी वाले को आप प्रेफरेबली सर्कलाज अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस दीज डेज. ये मीजोप्रोस्टोल है. Question number 7. Patient came in early pregnancy with bioprosthetic heart valve. Anticoagulant is indicated when. अब देखिए इसमें आंसर इज एट्रियल फिब्रिलेशन. आपको पता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में एरिथमियाज हो जाते हैं. इरेगुलर हार्ट बीट होती है. एरिथमियाज चल रहे होते हैं. दैट्स वाई थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं. डेफिनेटली थ्रोम्बस बनेगा. एम्बोलिज्म भी हो सकता है. सडन कार्डियक अरेस्ट होगा. सो एट्रियल फिब्रिलेशन के केसेस में आपने जरूर एंटीकोएगुलेंट देना है ताकि अच्छी सी थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस हो सके. बाकी कंडीशंस में इतना ज्यादा इंडिकेटेड नहीं है. बायोप्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व वाले पेशेंट को जरूर एंटीकोएगुलेंट देना पड़ता है इसीलिए कि उनमें थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. पेशेंट विद इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड. अगर पेशेंट उससे रिलीव नहीं होता देन यू विल कंसिडर आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स. फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड. क्वेश्चन नंबर 9. पेशेंट डिलीवर्ड विद प्लेसेंटल एब्रप्शन 24 आवर्स के बाद उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया. प्लेटलेट्स भी कम है. पीटीए पीटीटी डिरेंज्ड है. एफडीपीज बहुत ज्यादा है. फिब्रिनोजन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? अब देखें ये डीआईसी की पिक्चर है. जब भी पेशेंट डीआईसी में जा रहा होगा यू विल ऑलवेज कंसिडर एफएफपीज. सो द आंसर इज एफएफपीज. डीआईसी के पेशेंट में वो कैसी पिक्चर देंगे कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी कम होगा. प्लेटलेट्स भी उसके कम हो रहे होते हैं क्योंकि कंज्यूम हो रहे होते हैं.
पीटीएपीटी डिरेंज्ड होगा, हिमोचूरिया हो रहा होगा, या दूसरी ऑरिफिसेस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या कैथेटर में आपको ब्लड नजर आ रहा होगा, या ड्रेन में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही होगी और थिन उसकी कंसिस्टेंसी होगी. सो ये डीआईसी की तरफ पिक्चर जाती है. सो जब भी डीआईसी होगा यू विल कंसिडर एफएफपीज. क्वेश्चन नंबर 10, प्रेग्नेंट लेडी हैविंग वॉट्स इन वजाइना, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? वॉट्स का ट्रीटमेंट होता है क्रायोथेरेपी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉटरी एंड क्रायोसर्जरीज. देखिए, कॉटरी जो है वो थर्मल बर्निंग पॉइंट पे होती है, जबकि क्रायो सर्जरी फ्रीजिंग पॉइंट पे होती है. क्रायो में ज्यादातर नाइट्रस ऑक्साइड गैस यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम काम कर रहे होते हैं. सो क्रायो ज्यादातर वार्ड्स वाले पेशेंट में कंसिडर होता है, उसमें हम फ्रीज कर देते हैं और लीजन खत्म हो जाती है. जबकि कॉटरी में हम थर्मल पॉइंट पे आके काम कर रहे होते हैं और उसमें बर्निंग लीजन होती है जिससे हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, अ पेशेंट कम्स विद रिकरेंट पेनफुल लीजन ऑफ वल्वा. एग्जामिनेशन पे एब्सेस भी है, स्कार्स भी बने हुए हैं, डीप अल्सर है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है. दिस इज हिड्रेडिनाइटिस सपोरेटिवा. इसको आप लोग याद कर लें. क्वेश्चन नंबर 12 में 10 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी है, श्योर ऑफ डेट्स है, पीवी ब्लीडिंग के साथ आपके पास आई है, ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा है, प्रोटीन यूरिया 2+ है, एग्जामिनेशन पे फंडल हाइट भी बहुत ज्यादा है, यूट्रस 16 वीक साइज है. व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? द आंसर इज मोलर प्रेगनेंसी. ये टिपिकल उन्होंने सिनेरियो दिया है मोलर प्रेगनेंसी का. याद रखें, मोलर में सबसे पहला पॉइंट आएगा कि पेशेंट आपको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ मिलेगी. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है तो आपके माइंड में जो पहली बात आनी चाहिए वो है मोलर प्रेगनेंसी. मिसकैरेज में कभी भी पेशेंट इतना हैवीली ब्लीड नहीं कर रहा होता. मोलर प्रेगनेंसी के केसेस में पेशेंट हैवीली ब्लीड करता है. उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि मोलर प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स में अर्ली ऑनसेट प्री एक्लैम्शिया होता है. अर्ली ऑनसेट मीन्स कि नॉर्मली प्री एक्लैम्शिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है 20 वीक्स पे जाके, जब प्लेसेंटा की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है. आपको पता है ना, 18 वीक्स पे प्लेसेंटल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है. सो जब प्लेसेंटा एक दफा बन जाता है उसके बाद वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन करता है. हाउएवर मोलर प्रेगनेंसीज में अर्ली ऑनसेट प्री एक्लैम्शिया होता है, यानी कि 12, 13, 14 वीक्स पे उनका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा, प्रोटीन यूरिया भी पॉजिटिव आ रहा होगा, और इसी तरह इनमें अल्फा सब यूनिट मैच करता है थायराइड के साथ. सो थायराइड वाले सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में प्राइमी ग्रेविडा डायग्नोज्ड विद हाइपरटोनिक डिसफंक्शनल लेबर, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? अब देखें, पहली बात तो ये है कि द पेशेंट इज प्राइमी ग्रेविडा. दूसरी बात ये कि वो डायग्नोज हो चुकी है हाइपरटोनिक डिसफंक्शनल लेबर के लिए, यानी उसका डायग्नोसिस बनाने से पहले उसे किसी ने ट्रायल तो दिया होगा, टोकोलिसिस वगैरह की होगी. अब वो फाइनली हाइपरटोनिक डिसफंक्शनल लेबर डायग्नोज हो चुकी है. सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, वंस प्राइमी ग्रेविडा इज डायग्नोज्ड विद हाइपरटोनिक डिसफंक्शनल लेबर, the only treatment is C-section. प्राइमीज हाइपरटोनिक डिसफंक्शनल लेबर में टोकोलिसिस को ज्यादातर रिस्पॉन्ड नहीं करती, एंड अप करना पड़ता है सी सेक्शन के ऊपर. हाउएवर यहाँ पे अगर मल्टी ग्रेविडा होती तो आप टोकोलिसिस को कंसिडर कर सकते थे. सो द आंसर इज सी सेक्शन. Question number 14, patient came at term with previous one C-section. She is 8 centimeter dilated with breech presentation. What will you do? The answer is C-section. Previous one C-section वाले पेशेंट को ब्रीच डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते. यूट्राइन रप्चर के चांसेस हैं, हेड एंट्रैपमेंट के चांसेस हैं, मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है. सो आपने ब्रीच को एज ब्रीच डिलीवर नहीं करना, फौरन उसको थिएटर में शिफ्ट करें, सी सेक्शन करें. क्वेश्चन नंबर 15, पेशेंट केम विद मॉडरेट ब्लीडिंग, ऑन एग्जामिनेशन टैकीकार्डिया है, ब्लड प्रेशर कम है, टेंस टेंडर एब्डोमेन है, फीटल हार्ट रेट नहीं है, पेल्विक एग्जामिनेशन पे ऑस क्लोज्ड है, सर्विक्स फुल लेंथ है, पोस्टीरियर है, यानी कि पुअर बिशप स्कोर है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लें, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन पेशेंट प्लेसेंटल एब्रप्शन के साथ आई है, लेकिन बिशप स्कोर बेटर है, ऑस 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है, मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं. अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 15 में चूंकि पेशेंट डिटेरियोरेट कर रही है, शॉक में जा रही है और उसका बिशप स्कोर इंतहाई पुअर है, सो द आंसर इज रिससिटेट एंड देन डू सी सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 16 में एब्रप्शन की तरफ है पेशेंट, लेकिन बिशप स्कोर अच्छा है, सो वी कैन कंसिडर इंडक्शन ऑफ लेबर या ऑगमेंटेशन.
एक बात इसमें आपने याद रखनी है कि प्लेसेंटल एब्रप्शन के केसेस में यू विल ऑलवेज एक्सपीडाइट डिलीवरी। इसमें 2-3 सिनेरियोज आते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि मदर के वाइटल्स खराब हो रहे हैं, मदर शॉक में जा रही है, फीटल हार्ट रेट एब्सेंट है और साथ में बिशप स्कोर पुअर है। सो अब चूंकि बेबी तो है ही नहीं, अब आपने माँ को बचाना है। चूंकि माँ शॉक में जा रही है और उसका बिशप स्कोर भी इतना फेवरेबल नहीं है इंडक्शन के लिए, सो बेहतर है कि आप सी सेक्शन करें, माँ की जान बचाएं। दूसरा सिनेरियो इसमें आता है कि मदर के वाइटल्स बिल्कुल ठीक हैं, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइज हो चुका है, फीटल हार्ट रेट एब्सेंट है, लेकिन बिशप स्कोर बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। फेवरेबल मीन्स कि सर्विक्स सॉफ्ट है, 1 सेंटीमीटर है। सो इस सूरत में आप इंडक्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 से इंडक्शन कर लें, या अगर पेशेंट ऑलरेडी लेबर में है तो आप सिंटो से ऑगमेंट कर सकते हैं। तीसरा इसमें एक और सिनेरियो आता है कि बेबी के हार्ट रेट प्रेजेंट है। अब अगर फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट हैं और पेशेंट लेबर में है और उसके वाइटल्स भी बिल्कुल ठीक हैं, तो अगेन आप ऑगमेंट कर सकते हैं सिंटो के साथ, या आप उसका ARM कर दें ताकि उसकी डिलीवरी को एक्सपीडाइट किया जाए। ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें एब्रप्शन के केसेस में एक्सपीडाइट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 16 में द आंसर इज ARM विद सिंटो। क्वेश्चन नंबर 17, पेशेंट डिलीवर्ड एंड इमीडिएटली वेंट इन शॉक, ब्लड प्रेशर कम है, मिनिमल ब्लीडिंग है, ग्लोबुलर मैस एट इंट्रॉइटस। Whenever you see a globular mass at introitus just after delivery, this is uterine inversion. क्वेश्चन नंबर 18, यंग पेशेंट है, प्रेजेंटेड विद पैल्पिटेशन एंड डिस्निया, एग्जामिनेशन पे टैकीकार्डिया है और मिड डायस्टोलिक मर्मर है। जब भी मिड डायस्टोलिक मर्मर आएगा, दिस इज माइट्रल स्टेनोसिस। क्वेश्चन नंबर 19 में 18 इयर्स ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा है, नोजिया वॉमिटिंग के साथ आ रही है। कौन सा इंडिकेटर है जो सीरियस डायग्नोसिस को इंडिकेट करता है? दिस इज हाइपोकैलीमिया। क्वेश्चन नंबर 20 में इन अ निमोनिक ऑफ LMNOP, L stands for Lasix, M stands for morphine, N stands for normal saline, O is for oxygen, then what does P stand for? याद रखिएगा, P stands for position. पोजिशन भी हो सकता है, prop up भी हो सकता है, P से prop up, यानी कि maternal head is elevated along with chest. Question number 21, patient at 20 weeks with mild PV bleeding. She has similar episode 2 years back when she was taking pills. What is the investigation of choice? याद रखें, whenever a patient comes to you with PV bleeding during pregnancy, the only thing you need to rule out is low-lying placenta. पहला काम आपने करना है TVS स्कैन फॉर प्लेसेंटल लोकलाइजेशन। अब देखें, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्टर होता है। इस क्वेश्चन में जो डिस्ट्रैक्टर पॉइंट है ना, वो ये है कि उसने 2 साल पहले भी पिल्स ली थी। अब तो उन 2 साल की पिल्स का इफेक्ट नहीं रह जाएगा ना। डेफिनेटली पेशेंट प्रेग्नेंट है और वो भी 20 वीक्स पे आ रही है, जबकि प्लेसेंटल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है। सो सबसे पहले लो लाइंग प्लेसेंटा को रूल आउट करें। देखें कि पेशेंट की ब्लीडिंग प्लेसेंटा की वजह से तो नहीं हो रही, बाकी की चीजें बाद में आएंगी। So the answer is TVS scan for placental localization. Question number 22, young girl died of heart disease. Her brother also died of same heart disease at very young age. What is the diagnosis? This is hypertrophic cardiomyopathy. याद रखिएगा, ये जो सिबलिंग्स में चल रही होती है, फैमिली में चल रही होती है, और अचानक से वो आपको बताते हैं कि प्लेग्राउंड में खेलते खेलते बच्चा अचानक से कोलैप्स कर गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये ज्यादातर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। मार्फन सिंड्रोम में कार्डियक डिजीज का इंसिडेंस इतना ज्यादा नहीं है। दूसरी बात ये कि मार्फन में बाकी के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी होंगे। सो दिस इज कार्डियोमायोपैथी। क्वेश्चन नंबर 23, पेशेंट हैड lower segment cesarean section on 10th postoperative day. She presented with fever, abdominal pain, purity orange skin, uterus 18 week size है, firm, not bleeding. क्या diagnosis है? This is wound hematoma. याद रखिएगा, हीमाटोमा और एब्सेस में क्या डिफरेंस है। हीमाटोमा ज्यादातर सर्जरी करने के शुरू के दिनों में आएगा, इनिशियल 10 डेज, 2 वीक्स, इससे ज्यादा आगे नहीं जाता। जबकि एब्सेस इनिशियल डेज में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, 2 महीने के बाद भी एब्सेस बन सकता है। हीमाटोमा में लो ग्रेड फीवर होगा, जबकि एब्सेस में हाई ग्रेड फीवर होता है। हीमाटोमा टेंडर टू टच नहीं होता, लेकिन उसमें पेन बहुत सिवियर होगा। पेशेंट आपको कंप्लेन करेगी, शी इज अनेबल टू सिट। अगर उसकी एपिजियोटमी का हीमाटोमा बना है, रेक्टल पेन है, पेरिनियल प्रेशर है, और एब्सेस में पेशेंट टेंडर टू टच होगी। हीमाटोमा में TLC काउंट इतना ज्यादा मार्कली रेज नहीं होता, जबकि एब्सेस में
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ज्यादा होता है। हीमाटोमा में पेशेंट की हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही होगी, पेशेंट पेल लुकिंग होगी, एंग्शियस लुकिंग होगी, जबकि एब्सेस में हीमोग्लोबिन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। सो ये सारी बातें हैं जो आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 24, 25 years old women है, रेफर टू एंटीनेटल क्लिनिक, 6 वीक्स पे आई है, FCA पॉजिटिव है और लैब इन्वेस्टिगेशंस पे एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज ऑन 2 occasions 12 वीक्स अपार्ट पॉजिटिव आई हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? द आंसर इज कॉम्बिनेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन एंड लो डोज एस्पिरिन। ये बात EBM में बड़ी क्लियर लिखी हुई है कि अगर तो एक पेशेंट है जिसको लेबोरेटरी क्राइटेरिया के मुताबिक एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज की मॉडरेट क्वांटिटी पॉजिटिव आती है, सिवियर क्वांटिटी पॉजिटिव आती है, 80% पॉजिटिव हैं, 60 to 70% पॉजिटिव हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आपने कॉम्बिनेशन देना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन एंड एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 25, अगेन ये सेम सवाल है। ग्रेविडा 5 पैरा 1+3 है, 3 उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हैं और अब वो आपके पास आई है, एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज 80% पॉजिटिव हैं। The answer is combination of low molecular weight heparin and loperin. Question number 26, patient delivered at home, brought to ER, uterus 18 week size है, contracted है, bulk shifted to one side, PV bleeding mild है. What is the diagnosis? This is broad ligament hematoma. याद रखें, ब्रॉड लिगामेंट हीमाटोमा वजाइनल डिलीवरी के बाद होता है जब टीयर एक्सटेंड कर जाए। ज्यादातर जो सर्विक्स का टीयर होता है वो ऊपर तक चला जाता है और क्या होता है कि ब्लड वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और यूट्रस का बल्क एक साइड पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पेशेंट एट 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्रेजेंटेड विद मॉडरेट पीवी ब्लीडिंग, पैचुलस ऑस है, डायग्नोज्ड विद मिस्ड अबॉर्शन। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? द आंसर इज सक्शन एंड क्यूरेटाज। मिस्ड अबॉर्शन के केसेस में 2 तरह के सिनेरियोस आते हैं। पहला सिनेरियो ये है, एक पेशेंट का अल्ट्रासाउंड पे मिस्ड अबॉर्शन डायग्नोज हुआ है और कोई उसको पीवी ब्लीडिंग नहीं है, पेशेंट सिम्टोमेटिकली बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 10 डेज के बाद या 2 वीक्स के बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट कराएं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 वीक्स के बाद बिल्कुल ठीक जेस्टेशनल सैक नजर आती है, या अगर मिस्ड अबॉर्शन एक अल्ट्रासाउंड पे आ गया तो 2 वीक्स के बाद फ्लिकर नजर आ जाता है। सो मिस्ड अबॉर्शन के केसेस में वो पेशेंट जो सिम्टोमेटिकली बिल्कुल ठीक है उसकी मैनेजमेंट में, उसकी टर्मिनेशन में आपने जल्दी नहीं करनी। दूसरा सिनेरियो ये आता है कि पेशेंट आपके पास आई है, अल्ट्रासाउंड पे मिस्ड अबॉर्शन डायग्नोज हो चुका है और पेशेंट ब्लीड करती हुई आई है, मॉडरेट ब्लीडिंग, सिवियर ब्लीडिंग। ब्लीड करते हुए पेशेंट को आपने कभी भी घर नहीं भेजना, यू विल स्ट्रेटली गो फॉर सक्शन क्यूरेटाज, अदरवाइज पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि पेशेंट ब्लीड भी कर रही है और पैचुलस ऑस है। पैचुलस ऑस बड़ी फेवरेबल बिशप होता है, इसमें से आप कैनुला पास कर सकते हैं और सक्शन क्यूरेटाज कर सकते हैं फौरन। सो ऐसे पेशेंट को जो ब्लीड कर रहा है, जिसका बिशप स्कोर भी बड़ा अच्छा है, उसको आप फौरन से थिएटर में शिफ्ट करवाएं और सक्शन क्यूरेटाज कर दें। सो ये दोनों सिनेरियोज आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पेशेंट प्रेजेंटेड विद एमेनोरिया एंड माइल्ड पीवी ब्लीडिंग, बीटा HCG 500 इंटरनेशनल यूनिट्स है। बेस्ट मेथड टू डायग्नोज पैथोलॉजिकल प्रेगनेंसी वर्सेस नॉर्मल प्रेगनेंसी। द आंसर इज TVS स्कैन। अब इसमें 3 तरह के सिनेरियोज आते हैं। एक ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें उन्होंने पूछा होता है कि प्रेगनेंसी की ग्रोथ को मॉनिटर कैसे करेंगे, यानी पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई और आपको लगा अल्ट्रासाउंड पे कि उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं जा रही। अब आप क्या करते हैं कि आप सीरियल बीटा HCG करवाते हैं। जिस दिन बीटा HCG करवाते हैं उसके 48 आवर्स के बाद सेम टाइम सेम लेबोरेटरी से बीटा HCG की वैल्यू को रिपीट करवाते हैं और आप देखते हैं कि अगर 48 आवर्स बाद बीटा HCG की वैल्यू डबल हो गई है, इसका मतलब है कि दिस इज अ गुड ग्रोइंग प्रेगनेंसी। दूसरा सिनेरियो इसमें ये आता है कि आपको नहीं पता प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है, पेशेंट का बीटा HCG अबव 5 इंटरनेशनल यूनिट है, यानी कि पॉजिटिव है, और आपको नहीं पता कि इंट्रायूट्राइन सैक है, ट्यूबल प्रेगनेंसी है, क्या है। सो लोकेशन देखने के लिए यू विल ऑलवेज गो फॉर TVS स्कैन, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। वो आपको बता देगा कि इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल सैक बनी हुई है या ट्यूबल प्रेगनेंसी बनी हुई है। आपको पता है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ही TVS स्कैन है। उसके बाद तीसरा सिनेरियो इसमें ये आता है कि पेशेंट आपके पास आई है ब्लीड करती हुई, बीटा HCG की वैल्यू 500 इंटरनेशनल यूनिट है, जैसे कि इस सवाल में उन्होंने दिया हुआ है, और अब आपको नहीं पता कि ये किस किस्म की प्रेगनेंसी है।
अब देखें, अगर बीटा HCG 1000 एंड अबव हो तब TVS स्कैन प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है. ऑन द अदर हैंड, अगर पेशेंट ब्लीड कर रही है और उसका बीटा HCG 500 इंटरनेशनल यूनिट्स आ गया तो ये तो रिजॉल्विंग प्रेगनेंसी है. रिजॉल्विंग प्रेगनेंसी में बीटा HCG जाहिर है कम होता जाएगा ना, क्योंकि पेशेंट तो एक्सपेल कर रही है, उसका मिसकैरेज हो रहा है. तो अब आपने बीटा HCG की वैल्यू को नहीं देखना. सो बेहतर है कि आप उसका TVS स्कैन करा लें ताकि आप देख सकें कि उसके RPOCs रह गए हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है नहीं है. सो ये 2-3 बातें आपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है. Question number 29. Patient presented with urinary incontinence after obstructed labor. What is the diagnosis? याद रखिएगा, obstructed labor या hysterectomy या किसी भी सर्जरी के बाद, pelvic सर्जरी के बाद अगर urinary incontinence होती है तो most probably this is because of vesico-vaginal fistula, VVF. Question number 30. 35 years old lady है, 6 weeks पे आई है, उसके कजन को डाउन सिंड्रोम था. Now she is very much concerned. तो आप क्या करेंगे? You will go for knuckle translucency. एंटी स्कैन हम करते हैं 11 से 13 प्लस 6 वीक्स तक और ये बड़ा अच्छा स्कैन होता है, लीस्ट इन्वेजिव होता है और डाउन सिंड्रोम के बारे में क्लियर पिक्चर देता है. सो एंटी स्कैन इज द राइट चॉइस. Question number 31. Patient with beta thalassemia trait, husband's HB electrophoresis is normal. She wants to know the risk to her baby. What is the appropriate choice? You will only go for counseling and reassurance. देखें, अगर तो पेशेंट बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है और उसका हस्बैंड भी बीटा थैलेसीमिया कैरियर है, फिर तो आपको पता है कि 1:4 चांसेस है मेजर थैलेसीमिया होने के. ऑफस्प्रिंग में 25% चांस होता है ना, एक बच्चे को मेजर थैलेसीमिया डेवलप होगा. सो उस सूरत में तो आपने इन्वेजिव टेस्ट कराना है ताकि आपको पता चल सके कि बेबी में भी थैलेसीमिया डेवलप हो रहा है या नहीं. लेकिन अगर पेशेंट थैलेसीमिया ट्रेट है और उसका हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल है, फिर आपको थैलेसीमिया मेजर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. यू विल ओनली काउंसल दैट पेशेंट. Question number 32. Diagnostic criteria for APLS syndrome according to recent advances. The answer is abnormal lab test readings more than 12 weeks apart. उन्होंने recent lab criteria पूछा है recent advances के थ्रू. अदरवाइज तो इसमें ये बात भी ठीक है, 3 or more recurrent miscarriages before 10 weeks, ऑप्शन B. लेकिन चूंकि उन्होंने recent advances को फोकस किया है तो उसके मुताबिक ऑप्शन E is the right choice. Question number 33. 21 hydroxylase deficiency है एक फीटस में. What steroid therapy should be given to mother? ये congenital adrenal hyperplasia का सिनेरियो है. जब भी एक दफा congenital adrenal hyperplasia डायग्नोज हो जाए तो हम क्या करते हैं कि जब मदर में UPT पॉजिटिव आता है तो हम उसको 1.5 मिलीग्राम्स पर डे के हिसाब से स्टेरॉइड थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं. सो यहाँ पे जो बेहतरीन ऑप्शन बन रही है वो ये बन रही है, अपेरेंटली 0.5 मिलीग्राम TDS एट 8 वीक्स ऑफ कंसेप्शन. अदरवाइज आपने सिर्फ ये याद रखना है कि 1.5 मिलीग्राम्स पर डे के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं स्टेरॉइड थेरेपी एज सुन एज UPT कम्स पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 34. 22 इयर्स ओल्ड गर्ल है, 28 डेज का रेगुलर साइकिल है, डे 20 पे कॉन्डम बर्स्ट हुआ है, ऑलरेडी उसने लिवोनॉर्जेस्ट्रल एक हफ्ता पहले ले ली है. शी इज आस्किंग फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. अब आप क्या करेंगे? तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, यू विल जस्ट रीअश्योर हर. ये जितने भी सवाल आपको मिस्ड पिल्स के आएंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड, उसमें आपने 3 पॉइंट्स को देखना है. पहला पॉइंट कि पेशेंट का साइकिल कैसा है, 28 डेज का है, रेगुलर है, 35 डेज का है, इरेगुलर है. दूसरा पॉइंट आप देखेंगे LMP किस दिन बन रही है, और तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि मिस्ड पिल उसने किस दिन किया है या इंटरकोर्स किस दिन हुआ है. इन तीनों चीजों को देखते हुए आप आंसर करेंगे. अब आप देखें कि ये रेगुलर 28 डेज का साइकिल है और LMP उसकी डे 12 पे बनेगी या डे 14 पे बनेगी, इसी तरह ही बनती है. 20th डे पे जाके कहीं कॉन्डम बर्स्ट हो रहा है और उससे एक हफ्ता पहले उसने लिवोनॉर्जेस्ट्रल ले ली है. एक हफ्ता पहले का क्या मतलब हुआ? डे 12 से लेके या डे 13 से लेके डे 19 तक उसने लिवोनायल कंप्लीट कर ली है. ओव्यूलेशन का टाइम गुजर गया, अब ओवम फीमेल ट्रैक में अवेलेबल नहीं है. अगर उसका कॉन्डम बर्स्ट हो भी गया तो स्पर्म ने फर्टिलाइज किससे करना है? स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए एग नहीं मिलेगा. ओव्यूलेशन का टाइम गुजर गया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पूरी हो गई, बात खत्म. ये जितनी भी आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं ये आप ओव्यूलेशन डे पर प्रेगनेंसी को फर्टिलाइज होने से बचा रहे होते हैं, कंसीव करने से बचा रहे होते हैं.
क्वेश्चन नंबर 35, एक पेशेंट है जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ आपके पास आई है, डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट कर रही है, डिस्पेरोनिया है उसे, और हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी पे बाइकॉन्वेट यूट्रस है और एक हॉर्न उसका पुअरली फॉर्म्ड है। इसके अलावा 5 into 6 सेंटीमीटर का एक मैस है जो अटैच हुआ है पोस्टीरियर सरफेस के साथ। अब आप इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? द आंसर इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ हॉर्न। अब इसमें दो तरह के सिनेरियोज आते हैं। एक आता है कि जिसमें पेशेंट प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट की है और उसको सिवियर डिस्मेनोरिया है, डिस्पेरूनिया है, उसको मिसकैरेजेस हुए जा रहे हैं, उसकी यूट्राइन एनॉमली डायग्नोज हो चुकी है। यूट्राइन एनॉमलीज को डायग्नोज करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो है हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी। तो ऐसे पेशेंट में आप मेट्रोप्लास्टी करेंगे। मेट्रोप्लास्टी इज द सर्जिकल करेक्शन ऑफ यूट्राइन एनॉमलीज। मेट्रोप्लास्टी करने के बाद पेशेंट कंसीव भी कर लेती है और उसका मिसकैरेज रेट भी कम हो जाता है और उसकी प्रेगनेंसी अच्छी चलती है आगे तक। लेकिन इसमें दूसरा एक और सिनेरियो आता है कि जिसमें यूट्रस बाइकॉर्नुएट है या आर्कुएट है, लेकिन एक रूडिमेंट्री हॉर्न अटैच हुआ है, पोस्टीरियर सरफेस पे कोई मैस है। अब वो मैस एंडोमेट्रियोमा भी हो सकता है, सबसिरोजल फाइब्रॉइड भी हो सकता है, वो वाला मैस रूडिमेंट्री हॉर्न भी हो सकता है। उस सूरत में आप क्या करते हैं? यू गो फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट हॉर्न। आप उस मैस को सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं। सो इसमें दो तरह के सिनेरियोज आते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्ट रिकॉल क्या है, आपने एग्जाम में देख के अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 36, an obese lady presented with secondary amenorrhea and galactoria. What is the diagnosis? This is hyperprolactinemia. Galactoria specific feature है hyperprolactinemia का। Question number 37, 26 years old lady taking treatment for assisted reproduction. ER में आई है, पेन एब्डोमेन है, राइट एडनेक्सल टेंडरनेस है, बीटा HCG पॉजिटिव है, नो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी सीन, टिपिकल डायग्नोसिस है, दिस इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 ये एक जैसे क्वेश्चन है, जरा सा इनमें डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 38 में पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ आई है और डिस्मेनोरिया और सुपरफिशियल डिस्पेरूनिया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 39 में पेशेंट को सिवियर डिस्मेनोरिया है और उसके साथ डीप डिस्पेरूनिया है। क्वेश्चन नंबर 38 में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज्ड है, क्वेश्चन नंबर 39 में टीएलसी नॉर्मल है। ESR की वैल्यू साथ में आप देख लें कि उसमें जरा ज्यादा दी हुई है। सो क्वेश्चन नंबर 38 का डायग्नोसिस है PID और क्वेश्चन नंबर 39 का डायग्नोसिस है एंडोमेट्रियोसिस। टिपिकली दो पॉइंट्स हैं, सुपरफिशियल डिस्पेरूनिया, डीप डिस्पेरूनिया। दूसरी बात है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट PID में इंक्रीज्ड होगा। अदरवाइज एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में भी पेशेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेंट करती है और PID में भी HMB हो सकता है। Question number 40, young patient came with heavy menstrual bleeding along with passage of clots and dysmenorrhea. On examination, midline firm mass है which is felt above pubic symphysis. What is the diagnosis? The diagnosis is fibroid uterus. Firm mass is a characteristic of fibroid. Fibroid को leiomyoma भी कहते हैं. It is a benign tumor of uterine muscle. So इसमें चूंकि मसल्स होते हैं तो इसमें फर्मनेस जरा ज्यादा होती है, जबकि एडिनोमायोसिस में यूट्रस बॉगी होगा, सॉलिड सिस्टिकली एनलार्ज्ड होगा, क्योंकि उसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा होते हैं जो कि मायोमीट्रियम में घुस जाते हैं। सो उसमें मिक्स्ड पिक्चर आएगी। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। Question number 41, pregnant lady with 10 into 12 centimeter ovarian mass with solid cystic component, CA125 normal है, most likely diagnosis, this is dermoid cyst. डर्मोइड सिस्ट का दूसरा नाम है मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। इसमें सॉलिड सिस्टिक सा एक सिस्ट होगी, यंग पेशेंट होगा, फीटल हेयर हो सकते हैं और फीटल बोन्स हो सकती हैं, फीटल टीथ हो सकते हैं, थायराइड टिश्यू हो सकता है, फैट हो सकती है, ये सब कुछ मिलकर डर्मोइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पेशेंट had difficult laparotomy for ovarian malignancy, प्रीऑपरेटिवली उसको फीवर था जिसके लिए एंटीबायोटिक्स उसको चली गई, उसका हॉस्पिटल का स्टे 2 वीक्स का बना। अब जब आप पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में किस चीज के लिए आपको कंसर्न होगा? योर इमीडिएट स्टेप इन हर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट विल बी, द आंसर इज थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस। अब आप देखें कि प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को फीवर था और उसको पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स ऑलरेडी जा चुका है। अगेन आप एंटीबायोटिक्स के लिए नहीं उसको कंसिडर करेंगे, एंटीबायोटिक्स के लिए आप इतना परेशान नहीं होंगे। आप ये देखें कि पेशेंट 2 हफ्ते से बेड रिडन है,
पेशेंट इमोबिलाइज है, तो डेफिनेटली ऐसा पेशेंट जिसकी प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी की हिस्ट्री होती है उसमें थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देना फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 43 में 28 years old पैरा 1 है, प्रेजेंटेड विद जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अलोंग विद सिस्टोसील। क्या ट्रीटमेंट आपने देना है? अब इसमें 3 सिनेरियोस आते हैं। फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अलोंग विद सिस्टोसील द बेस्ट चॉइस इज बर्च-कोल्पो सस्पेंशन। फॉर ओनली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यू विल गो फॉर टीवीटी एंड फॉर ओनली सिस्टोसील यू विल गो फॉर एंटीरियर रिपेयर, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर कॉल्पोपेरिनियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 44 में 38 years old पैरा 4 है, कंप्लेंट्स ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ वेजाइना ऑन एग्जामिनेशन सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स है अलोंग विद मार्क्ड सिस्टोसील, रेक्टोसील एंड एंटेरोसील। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अब आप देखें सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स के साथ उसको कितनी सारी और चीजें हैं। नाउ यू विल नॉट कंसिडर हर एज, और दूसरा वो पैरा 4 है, उसकी फैमिली ऑलरेडी लग रहा है कि कंप्लीट हो चुकी हुई है। सो अब आप उसको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देंगे विच इज वीएच एंड एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 45 पेशेंट हैड वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे पे वो आपके पास आई है, लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, लो ग्रेड फीवर है, पैल्पेबल मैस है, शी लुक्स पेल एंड एंशियस। व्हाट इज द डायग्नोसिस? द डायग्नोसिस इज वॉल्ट हीमाटोमा। अब आप देखें उसको लो ग्रेड फीवर भी है और वो पेल लुकिंग भी है, सो ये दोनों पॉइंट्स उसको फेवर कर रहे हैं। और दूसरा ये कि उसकी जस्ट अभी कुछ दिनों पहले सर्जरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 46 40 years old lady had TH due to dysfunctional uterine bleeding. She presented with urinary incontinence. Again ये सेम सवाल है। The answer is VVF, vesicovaginal fistula. Question number 47 what is the most likely site of ureteric injury during gynecological procedure? Ureteric injuries का मैंने आप लोगों को अपना एक छोटा सा ऑडियो भेजा है, उसको सुने। उसमें मैंने एनाटमी भी बताई है, उसमें मैंने हर लेवल पे यूरेटेरिक इंजरीज बताई हैं, वो बहुत हेल्पिंग होगा। So the answer is pelvic brim. Question number 48 35 years old lady with heavy menstrual bleeding and failed medical treatment. Examination and investigation are unremarkable. Best treatment for her. The answer is endometrial ablation. टिपिकल सिनेरियो है ये एंडोमेट्रियल अब्लेशन का। आप देखें एडवांस्ड एज है, पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है और उसको HMB था, फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट उसका हो चुका है और एग्जामिनेशन भी बिल्कुल नॉर्मल है, यानी यूट्रस नॉर्मल साइज है, लार्जर नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल उसकी अनरिमार्केबल है, यानी स्कैन पे कोई फाइब्रॉइड, कोई एडिनोमायोसिस डायग्नोज नहीं हुआ। आपको पता है ना एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड जो हैं ये अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज होते हैं, जबकि एंडोमेट्रियल कैंसर और हाइपरप्लेजिया बायोप्सी पे डायग्नोज होते हैं। ये दोनों बातें याद रखनी है। सो जब कोई कह देगा ना कि स्कैन अनरिमार्केबल है, इसका मतलब एडिनो भी निकल गया, फाइब्रॉइड भी निकल गया। सो अब दिस इज द वेरी गुड कैंडिडेट फॉर एंडोमेट्रियल अब्लेशन। एंडोमेट्रियल अब्लेशन के लिए याद रखिएगा नॉर्मल साइज यूट्रस में हम अब्लेशन करते हैं, लार्जर यूट्रस में हम नहीं करते। या अगर कोई पेशेंट HMB के साथ है और उसका फाइब्रॉइड 3 सेंटीमीटर से लेस है, फिर हम एब्लेशन कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज एब्लेशन नॉर्मल साइज यूट्रस पे होती है और एडवांस्ड एज में होती है। अपर लिमिट ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है 35, 38, 39 इयर्स। खासतौर पे उन पेशेंट्स में एब्लेशन करते हैं जिन्हें फर्टिलिटी नहीं चाहिए, जिनकी कोई फर्टिलिटी विशेज नहीं है फॉर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 49 38 years old lady had THBSO due to intractable dysmenorrhea. Histopathology showed endometriosis. Now she presented with complaint of depression, headache and loss of libido. What is the treatment of choice? याद रखिएगा जब भी हिस्टेरेक्टोमी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हुई है, आपने HRT में कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देना है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में देयर आर डीप सीटेड लीजन्स, रिकरेंस का चांस बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे तो आपको पता है ना कि एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है देयर आर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा इन एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा ईस्ट्रोजन को रिस्पॉन्ड करेंगे तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा ना और उसको रिकरेंस हो जाएगा। सो बेहतर है कि जब भी हिस्टेरेक्टोमी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हुई है आप उसको HRT में कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दें। लेकिन अगर उन्होंने फोकस किया है लॉस ऑफ लिबिडो पे और आंसर में टिबोलोन की ऑप्शन प्रेजेंट है तो फिर आपने टिबोलोन को मार्क करना है, क्योंकि लॉस ऑफ लिबिडो के लिए टिबोलोन इज द राइट चॉइस। अदरवाइज एक हिस्टेरेक्टोमाइज्ड पेशेंट में ईस्ट्रोजन इज द राइट चॉइस फॉर HRT।
एक ऐसा पेशेंट जिसकी कोई मेलिग्नेंसी नहीं है, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, जिसका यूट्रस निकल चुका है, हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है और उसे आप HRT के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो आप ईस्ट्रोजन दे सकते हैं। ये मैंने तीनों सिनेरियोस बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 50, 48 years old women came with endometrial sampling report showing increased gland to stroma ratio along with nuclear atypia. Choice of treatment. This is a scenario of endometrial hyperplasia with atypia and the treatment of choice is THBSO. अदरवाइज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया में आप हाई डोज प्रोजेस्ट्रॉन भी दे सकते हैं, मायरीना भी दे सकते हैं, लेकिन विद एटिपिया में द ओनली ट्रीटमेंट इज THBSO. Question number 51, 52 years old postmenopausal lady है, presented with adenomatous endometrial hyperplasia with thick endometrium. What is the management? The answer is hysterectomy. Question number 52, 48 years old lady with THBSO due to heavy menstrual bleeding, histopathology पे कोई malignancy नहीं है. What is the treatment of choice? The answer is estrogen. See, मैंने आपको ये बात पहले बता दी है. Question number 53, 48 years old diabetic patient presented with irregular bleeding. Biopsy shows endometrial adenocarcinoma involving endocervical glands. What is the treatment of choice? Endocervical glands stage 1 में आते हैं. So the answer is हिस्टेरेक्टमी, TH प्लस BSO. अब ये जो BSO के बारे में आप डिसाइड कर रहे होते हैं ना, कुछ तो कैंसर ऐसे हैं जिनमें ऑथेंटिकली उन्होंने कहा है कि आप BSO करें, लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें हमने सिर्फ हिस्टेरेक्टमी करनी है. उनमें आप BSO को कंसिडर करते हैं कि अगर पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है, क्योंकि देखें BSO हम कब कर सकते हैं, 45 इयर्स के बाद हम ओवरीज रिमूव कर सकते हैं. वो पेशेंट्स जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, खास तौर पे उनकी तो ओवरीज बेहतर है कि रिमूव कर दें अगर वो कैंसर के साथ प्रेजेंट करती हैं. उसके मेनोपॉजल स्टेटस को देख के अंदाजा लगाना होता है. क्वेश्चन नंबर 54, 45 years old diabetic nulliparous postmenopausal lady developed CA endometrium. What is the risk factor for CA endometrium? अब यहाँ पे जो इसका बेहतरीन रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज मेलाइटस. याद रखिएगा, एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आने चाहिए. Question number 55, 70 years old menopausal lady came from orthopedic department after femur fracture. On DEXA scan T-score high है 2.5 indicating mild osteoporosis. What should be given? The answer is bisphosphonate. याद रखिएगा, 65 years के बाद you will consider bisphosphonate. क्यों? क्योंकि bisphosphonate preventive treatment भी है और definitive treatment भी है for osteoporosis. Question number 56, 72 years old lady presented with invasive carcinoma of vulva. She is otherwise fit and healthy. What is the appropriate treatment? The answer is radical vulvectomy. देखिए, स्टेज 1 वल्वल कैंसर में आप वाइड एक्सिजन करते हैं. स्टेज 2 ऑनवर्ड्स में रेडिकल वल्वेक्टमी को कंसिडर करते हैं. अब उन्होंने बेशक 72 इयर्स ओल्ड लेडी मेंशन की है, लेकिन उन्होंने खास तौर पे आगे बता दिया कि शी इज अदरवाइज हेल्दी, यानी कि हम सर्जरी की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं. सो द आंसर इज रेडिकल वल्वेक्टमी.